आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम हमारे चैनल एजुकेशन विद छाया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बीए सेकेंड सेम का हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से भक्ति काल तक का अध्ययन करने वाले हैं। उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए आधारभूत सामग्री और लेखन परंपरा की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है, मतलब बोल रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में हमें जानकारी लिखना है। तो उत्तर है हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। प्राचीन समय में सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु देश कहलाता था। मुसलमान आक्रमणकारी रूप से जब हिंदू कुश पहाड़ियों से भारत में प्रविष्ट हुए तो सबसे पहले उन्होंने सिंधु देश को जाना, और चूँकि ईरानी फारसी भाषा में स्वध्वनि के स्थान पर ह ध्वनि है, अतः सिंधु उन लोगों के द्वारा हिंदू बोला जाने लगा। साथ ही उनके द्वारा इस भूभाग का नाम भी हिंद प्रसिद्ध हो गया। अब हिंद देश की बोली जाने वाली भाषा को भी स्वाभाविक तौर पर हिंदवी या हिंदी कहा जाने लगा। स्पष्ट है, हिंदी शब्द अपने इस व्यापक अर्थ में समस्त भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे सीमित अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों उत्तर भारत, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए होता है। तीसरे संकुचित अर्थ में हिंदी का प्रयोग खड़ी बोली के परिनिष्ठित हिंदी रूप के लिए ही होता है। यही हिंदी आज पूरे भारत की राजभाषा के रूप में व्यवहृत होती है। मतलब पूरे भारत की राजभाषा के रूप में हम उसको प्रयुक्त करते हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इसी हिंदी का प्रयोग होता है। अध्ययन अध्यापन हेतु भी इसी हिंदी का प्रयोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में होता है। फिर हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिंदी का क्षेत्र हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है। डॉक्टर गेरियरसन ने इस सारे भूभाग को पश्चिमी और पूर्वी दो हिंदी क्षेत्रों में बांटा है। पश्चिमी हिंदी को ही हम आज की व्यस्त होने वाली यानी प्रयोग होने वाली हिंदी का वास्तविक रूप मान सकते हैं। इस पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाएं विभाषाएं हैं। तो 5 विभाषाएं कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 विभाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम क्या याद रखेंगे? ABC। ए मतलब अवधी, बी मतलब बघेली, सी मतलब छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 विभाषाएं आती है, ABC। हिंदी अपने प्राचीन रूप में इन सभी विभाषाओं के लिए व्यवस्थित की जा सकती है। अर्थात जहाँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत अवधी के जायसी, ब्रजभाषा के सुर आते हैं, वहाँ खड़ी बोली के अमीर खुसरो, पंचमेल भाषाओं के कबीर, राजस्थानी भाषा के सन्निकट यानी मीराबाई और बुंदेलखंडी शब्द बाहुल्य के केशव भी आते हैं। जगनिक के आला खंड में तो बुंदेली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राचीन रूप में विभाषाओं के रूप में अलग अलग कवि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। जैसे जायसी अवधी का, ब्रज भाषा में सूर, खड़ी बोली में अमीर खुसरो, पंचमेल खिचड़ी कहा गया था कबीर की भाषा को, इस लोग पंचमेल भाषा। पंचमेल का मतलब ही होता है सभी
अनेक भाषाओं की मिली जुली भाषा, इसलिए उसको खिचड़ी भाषा कहा जाता है। फिर और जैसे राजस्थान क्षेत्रों में मीराबाई फेमस है राजस्थानी भाषा के लिए, और बुंदेलखंडी शब्द की अधिकता केशवदास में पाई की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। और जगनिक जो आला खंड है परमार रासो, उसमें उन्होंने बुंदेली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रभाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में समाधर्त हिंदी का उद्भव भारत के मध्य देश और अंतर्वेद में प्रचलित सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी का प्रचार देश के मध्य में होने से तथा ब्रज मंडल से विशेष संबंधित होने से सूरसेन द्वारा अधिकृत देश के नाम पर सूरसेन प्रदेश की अर्थात सौरसेनी पड़ा। तो जो बेटा जो भाषाओं के नाम पढ़ते हैं तो उस देश के जो भी फेमस देश बोलो या कोई राजा रहते हैं तो उनसे संबंधित ही उनके नाम पड़ जाते हैं। तो इससे संबंधित जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है वो सौरसेनी को मुख्यता देती है, मतलब उसको प्रमुख मानती है, क्योंकि नाटकों में भी इसी को प्रमुखता दी गई है। मुख्यतः मतलब प्रमुखता दी गई है। संस्कृत नाटकों में स्त्रियों तथा मध्य वर्ग के पुरुषों की भाषा सौरसेनी है। मागधी का प्रचार मगध बिहार में था और अर्धमागधी का प्रचार कौशल अवध में था, जो राम जी की भूमि थी। अर्ध मागधी का क्षेत्र सौरसेनी प्रांत और मगध के बीच में था। बौद्धों में मागधी और पाली को महत्व दिया गया। जैनों ने अर्धमागधी और प्राकृत को अपनाया। जैनरा अर्धमागधी भाषा के ई आदि भाषा बलिया मरे करेल बंगला विश्वकोश अध्याय उपाध्याय की हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक पुस्तक से ये सब बातें विधृत की गई है। पाली भाषा का अधिकतर साहित्य बौद्धों का लिखा हुआ मिला है और प्राकृत का अधिकतर साहित्य जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत है। पैशाची नामक एक पांचवी प्राकृत भी है जिसका प्रसार पिशाच यानी कच्चा मांस खाने वाला प्रदेश पिशाच में था, और इसी के आधार पर इस भाषा का नाम पैशाची पड़ा। पंजाबी पर इसका विशेष प्रभाव है। जब साहित्यिक प्राकृत बोलचाल की भाषा से पृथक हो गई तब जनसाधारण की भाषा ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और वह अपभ्रंश कहलाई। इसको कुछ लोग तीसरी प्राकृत भी कहते हैं। साहित्यिक लोग भी अनपढ़ या कम पढ़े लोगों की भाषा को अपभ्रंश अर्थात बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं। पहले तो विद्वान मंडली में यह तिरस्कार की दृष्टि से देखी जाती थी, परंतु पीछे इसका आदर होने लगा और इसमें भी साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया। हेमचंद्र ने इसका व्याकरण भी रच डाला। गुजरात के जैनाचार्यों ने इस भाषा में ग्रंथ रचना कर इसका नाम बढ़ाया। इस भाषा का जैन कथा साहित्य बहुत संपन्न है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों की प्राकृतें मानी गई है उसी प्रकार भिन्न भिन्न अपभ्रंश भाषाएं भी मानी गई। तो प्राकृत एक भाषा है और अपभ्रंश भी है। तो जैन साहित्य में भी अलग भाषा का हुआ और अपभ्रंश का भी भाषा उनकी जैन और प्राकृत और अपभ्रंश उसकी भाषाएं मानी गई। सौरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई। सौरसेनी ही एक प्रकार से उत्तरी भारत में फैली हुई व्यापक भाषा थी। तो कौन सी भाषा फैली हुई थी व्यापक रूप से? सौरसेनी। ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी से हुई थी और सौरसेनी ही पूरे भारत में फैली हुई थी। तो हमने अभी देखिए, अब इसके आगे हम देखेंगे कि और
तो आपको यह हिंदी के प्रारंभिक रूपों का आभास हमें आचार्य हेमचंद्र के शब्दानुसार में उद्धृत उदाहरणों में प्राप्त होता है। कुछ विद्वान हिंदी का उद्भव 7वीं सदी से मानते हैं, जबकि कुछ इसका विकास क्रम 11वीं सदी के उत्तरार्ध से मानते हैं। हिंदी चाहे 7वीं सदी से शुरू हुई हो या फिर 11वीं सदी के उत्तरार्ध से, उसके सुदूर तक विस्तृत क्षेत्र की बोलियों की शब्दावली में परस्पर पर्याप्त भिन्नता मिलती है। इस हिंदी क्षेत्र में एक दो नहीं, पूरी 18 बोलियां आती है। उत्पत्ति की दृष्टि से भी ये बोलियां अलग अलग अपभ्रंश से विकसित हुई है, तथापि ये सभी बोलियां एन केन प्रकारेण बृहत्तर हिंदी में समाहित हो जाती है। भाषा सर्वेक्षण के लेखक डॉक्टर गिरियर्सन इसी सत्य की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि गंगा के समस्त कांटे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदी सर्वत्र शासन की भाषा है और स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। आज जिस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में परिनिष्ठित करके यह दर्जा दिया गया है, वह भी पूर्वी हिंदी ब्रजभाषा बांगरू के संस्कारों को अपने में समाहित किए हुए ही विकसित हुई है। अर्थात पूर्वी हिंदी अनेक भाषाओं को के जो अच्छे संस्कार है उनको अपने में समाहित की, उसके बाद में विकसित हुई है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के मतानुसार वर्तमान हिंदी भाषा की जन्मभूमि आगरा दिल्ली है और वहीं से ब्रज भाषा विकसित हुई। बाबू बालमुकुंद गुप्त का मत है कि फारसी में ही कुछ ब्रज और बांगरू की टेक लगा बोली को खड़ा कर दिया गया और उसका नाम पड़ गया खड़ी बोली। अर्थात मतलब जो भी अच्छे संस्कार जिस भाषा में मिलते थे उन सभी भाषाओं को पूर्वी हिंदी में समाहित किया गया और उस संबंध फिर जो हमारी जो वर्तमान हिंदी भाषा है उसकी जन्मभूमि आगरा और दिल्ली को माना गया है। और ब्रज भाषा का विकास वहीं से हुआ, आगरा और दिल्ली से। देना ब्रज को वासी कहा जाता है और कुछ ब्रज और बांगरू की टेक लगा, मतलब उसमें ब्रज और बांगरू बोली इनमें टेक लगाते, मतलब थोड़ा उस पर प्रेशर डालते हैं, तो उसको प्रेशर डाल के उसको खड़ा कर दिया और ब्रज और बांगरू इन दोनों के खड़े होने के कारण उसी का नाम खड़ी बोली बढ़ गया। ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली के अटूट संबंध के बारे में डॉक्टर सत्येंद्र जी का कथन है। ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली का अटूट संबंध, तो हिंदी अपने ब्रज से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथों हाथ दिए खड़ी बोली उतरे। आधुनिक हिंदी के मानक स्वरूप और शैली को स्थिरता प्रदान करने में सिद्ध, जो हमारी अभी सबसे शुरुआत में तो हमने सब देख लिए कि अवधि प्राकृत सब आई थी, पंचमी खिचड़ी सब आई थी, फिर खड़ी बोली आई और खड़ी बोली के बाद में आधुनिक हिंदी का मानक स्वरूप आया। उसमें और शैली को स्थिरता प्रदान करने में कुछ जैसे सिद्ध सरप्पा, गुरु गोरखनाथ, अब्दुल रहमान, खुसरो, बनारसी दास आदि अनेक संतों, महात्माओं और मनुष्यों ने योगदान दिए। मतलब जो आधुनिक हिंदी हम जो बोलते हैं इसको आगे बढ़ाने में ये गोरखनाथ, अमीर खुसरो, बनारसी दास, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं के सभी धर्म मतावलंबियों, जैसे हिंदू मुसलमान, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन,
आदि ने हिंदी के इस बृहत्तर रूप को अपनाया। तो जितने भी हमारे चारों दिशाओं में जितने भी अलग अलग मत के अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी ने इसी हिंदी के मतलब विस्तृत रूप को अपनाया। आधुनिक काल में आकर अंग्रेज ईसाइयों ने भी क्या किया, ने भी अपने मिशनरी प्रचार के लिए इसी भाषा को अपनाया। इसे प्रकारांतर से हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। तो जो अंग्रेज ईसाई थे, अब हमारे देश में तो क्या हिंदी पहले बोलते थे, तो अंग्रेजी में अगर से अपना प्रचार प्रसार करते अपने धर्म का, अपने मिशन का, तो कोई समझ नहीं पाता। इसलिए वो जिस भाषा का प्रयोग किए तो हिंदी ही थी, और इसी प्रकार हिंदी का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होने लगा। छोटे मोटे साहित्यिक केंद्रों को छोड़कर क्रम से क्रम 99% हिंदी भाषियों की बोली एक ही है, हिंदी। यही हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि शैलियों की आधार भाषा है। तो 99% लोग हिंदी भाषी है, हिंदी बोलते हैं, और हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि शैलियों की भाषा का आधार ही हिंदी है। इसी पर सब अपने बेल बूटे चढ़ाते हैं। यही हिंदी दक्षिण के संतों की भाषा रही। सुदूर पूरब में बंगाल और मिथिला के चैतन्य और विद्यापति की बोली रही। बंगाल और मिथिला के जो चैतन्य महाप्रभु थे, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु थे और मिथिला के विद्यापति की बोली भी हिंदी ही रही थी। सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह ने इसी हिंदी में काव्य रचना की। गुजरात में जन्मे राष्ट्रपिता गांधी जी ने इसे मुक्त कंठ से राष्ट्रभाषा स्वीकारा, और इसे ही देश के कर्णधार नेताओं ने भी स्वीकारा। विगत लगभग 1 सहस्त्र वर्षों में, यानी 100 वर्षों से ही हिंदी में लिखित साहित्य की परंपरा अनवरत चली आ रही है। आगे के प्रश्नों में हिंदी साहित्य की इसी विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बहुत, जैसे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, मिथिला में विद्यापति, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, हमारे गांधी जी जो गुजरात में जन्म हुआ था, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, और उन्होंने बोला तो इसके साथ साथ सभी नेता भी मानने लगे। इस प्रकार इसकी धीरे धीरे विकास यात्रा शुरू होती है। हमने देखे थे प्राकृत से ब्रजभाषा खड़ी बोली, ऐसे विकास होते होते फिर हिंदी तक पहुँची थी। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। अब हिंदी साहित्य में कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हिंदी के साहित्य में कुछ कवियों ने अपने अपने विषय के पूर्ववर्ती कवियों का, जैसे कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों का, जैसे कालिदास ने क्या लिखा था, शकुंतला वगैरह लिखा था। जायसी ने प्रेम मार्गी कवियों का उल्लेख तो किया है, किंतु उनमें पूरे साहित्य का इतिहास लिखने की प्रवृत्ति कम रही। गोस्वामी गोकुलदास लिखित 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास जी के भक्तमाल में भी कुछ कवियों की जीवनियाँ और उनकी कविताओं के प्रमुख गुण आ गए। तो कालिदास ने भी किया था अपने पूर्ववर्ती नाटकों का उल्लेख, जायसी ने भी किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें किस में मिलता है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलनाथ के द्वारा लिखित थे। गोकुलनाथ कौन थे? विठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पोता थे। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। जो फ्रांसीसी विद्वान आया, उन्होंने ये सबसे पहले एंडुए हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास में लिखा था। ठीक है। इसके बाद उसका पहला भाग सन 1839 में और दूसरा भाग 1847 में छपा था। इसमें अंग्रेजी वर्णक्रम में लगभग
70 कवियों और कवित्रियों का विवरण है। अंग्रेजी के वर्ण से देखिए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली देखिए तो 70 कवि और कवित्रियों का विवरण है। इसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है और इन्हें जो भी रचनाएं लिखी उन सभी का हिंदी में अनुवाद कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया गया। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण ग्रंथ निकला वह शिव सिंह सिंगर का शिव सिंह सरोज है। इसका रचना काल सन 1883 है। इसमें कवियों की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु ये दोनों ग्रंथ संग्रह और जीवनी के ही रूप में रहे। इनमें विभिन्न कालों का व्यापक विवेचन नहीं हुआ। यह कार्य सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उनका मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1889 में प्रकाशित हुआ। कर्मबद्ध इतिहास के रूप में सबसे पहला ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, 3 भाग थे उसके, एक 1900 में प्रकाशित हुआ मिश्र बंधु विनोद के। इसमें काल विभाजन के साथ नागरी प्रचारणी सभा की खोज के फलों का पूरा समावेश कर दिया गया। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में प्रवृत्तियों के साथ कुछ भेद कवियों के नाम पर भी किए। इसमें कवियों को जैसे सेनापति आदि को महत्ता मिली, किंतु प्रवृत्तियों का पूरा उद्घाटन न हो सका। उनके नवरत्न में कवियों को ऊंची नीची श्रेणी में बैठकर उनकी आलोचना की भी प्रवृत्ति आई। पंडित राम नरेश त्रिपाठी को कविता कौमुदी में कविता के संग्रह नाम का ग्रंथ निकला। F.C.K. महोदय का हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1977 में प्रकाश में आया, किंतु इस ग्रंथ में कोई नवीनता नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो सन 1972 में निकला था विशेष महत्व का है। उसमें काल विभाजन के साथ उन कालों की प्रवृत्तियों पर पूरा प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त उसमें विशेष कवियों के काव्य गुणों और उनके महत्व का भी सुधारण विवेचन हुआ है। बाबू श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के प्राय 1 वर्ष पश्चात ही प्रकाशित हुआ था। उसमें बाबूजी ने कवियों के विकास का कलाओं के विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रस्तुत किया, साथ ही ऐतिहासिक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर राम बहोरी शुक्ल, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी प्रकाश में आया, जिसमें प्रारंभिक काल की सीमाओं में किंचित परिवर्तन के अतिरिक्त शुक्ल जी के इतिहास को ही आधार मान लिया गया था। आचार्य विश्वनाथ मिश्र हिंदी साहित्य अति 2 खंड में महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास भी उल्लेखनीय पुस्तक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कौन सी पुस्तक है? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इनके अतिरिक्त पंडित सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और रमाकांत शंकर शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष महत्व की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास भक्तिकाल पर्यंत तथा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक संक्षिप्त ग्रंथ उल्लेखनीय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद कृत हिंदी साहित्य की भूमिका प्रौढ़ शोधात्मक ग्रंथ है। यह हिंदी दक्षिण के संतों की भाषा रही। सुदूर पूर्व में बंगाल और मिथिला के चैतन्य और विद्यापति की बोली रही। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने भी काव्य रचना में इसका है हो गया। ठीक है, तो बच्चों हमारा
आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं और आपके लिए हम 2 प्रश्न छोड़ते हैं, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पहली किताब किसने लिखी थी? और हमारा दूसरा प्रश्न है, गोकुलनाथ द्वारा रचित उनकी 2 रचनाओं का नाम बताइए। तो हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको यदि इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।